मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। आज कविता की 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगी। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रेत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन में अगर आप जीतोगे तो ही जीत सकोगे, इसलिए अपने मन को हमेशा जीतने के लिए तैयार रखो और प्रेरित रहो। बच्चों, आज की कड़ी में हम रिवीजन कर रहे हैं। 7वीं से ही हमने शुरुआत की, 7वीं 8वीं, अब 9वीं के कुछ त्रिभुजों की रचना हम करेंगे, जिसमें सभी त्रिभुज विषम बाहु हैं, यानी किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा समान नहीं है, बल्कि ऐसे कुछ कंडीशंस दिए हैं कि 2 भुजाओं का योगफल है, आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ 2 भुजाओं का अंतर दिया हुआ है, या तीनों भुजाओं का योगफल दिया है और कोण दिया है। ऐसे कुछ विशेष कंडीशन के साथ त्रिभुजों की रचना 9th में दी हुई है। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी हम दोहराते हैं। तो पहला सवाल है 4.1 का, त्रिभुज का आधार और अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तथा आधार का एक कोण दिया है। तो त्रिभुज XY की रचना करना है हमें, जिसमें आधार दिया है YZ बराबर 6 सेंटीमीटर और XY प्लस XZ बराबर 9 सेंटीमीटर और मेजर एंगल XYZ बराबर 50 डिग्री यानी 50 अंश। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपनी कच्ची आकृति बनाएंगे। कच्ची आकृति XYZ, जिसमें हमें 2 भुजाओं का योगफल यानी XY प्लस XZ का योगफल हमें दिया है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये ऐसे इस तरह से हम इसकी थोड़ी सी देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं इन त्रिभुजों को। यूँ समझो कि 2 त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज में ये आधार दिया हुआ है, आधार का एक कोण दिया हुआ है। जो आधार है और आधार के साथ जो कोण दिया होता है, उसके साथ जो भुजा है वो दोनों भुजाओं का योगफल है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसी अलग रेखा खींच के इसका समद्विभाजन करेंगे और ये 2 भागों में काट देगा। जब ये काट देगा तो यूँ समझो कि ये रेखा यहाँ आकर जुड़ जाएगी और हमारी त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ विश्लेषण है कि जब हम इसको इस रेखा को यानी तीसरी रेखा जो हमें मिलती है उसका समद्विभाजन करेंगे। तो जल्दी से हम अपने कच्ची आकृति के आधार पर विश्लेषण देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इन YZ सबसे पहले हमें बनाना है और उस पर हमारी ये 2 भुजाएं, आधार और Y कोण को बनाने वाली जो भुजा है 50 अंश, यानी हमारा XYZ कोण दिया है 50, इस भुजा को हम लंबी खींचेंगे। क्योंकि 2 भुजाओं का योगफल दिया है तो हमें एक बिंदु ऐसी लेनी होगी इस किरण पर जो हमें 9 सेंटीमीटर पर एक A बिंदु माननी होगी। आभासी बिंदु हमें मानना होगा कि 9 पर ये एक A बिंदु है। फिर A और Z को मिला देंगे। फिर AZ मिलाने पे जो रेखाखंड या जो भुजा रेख मिलती है उसका लंब समद्विभाजन खींचेंगे। इस तरह से ये भुजा को 2 समान भागों में बांटती है और XA सर्वांग सम हो जाती है भुजा XZ के। इस त्रिभुज में अगर हम इस त्रिभुज को देखें, XAZ में XZ सर्वांग सम XA हो जाती है, और क्योंकि ये समलंब है और A से, इस बिंदु से की दूरी A तक की दूरी और Z की दूरी समान होती है। इस समद्विबाहु कोण का गुणधर्म दर्शाता है। तो इस तरह से यह विश्लेषण है। और अगर हम देखेंगे तो AY बराबर क्या होगा, XY प्लस XA बराबर 9 सेंटीमीटर ये। और किरण YA पर बिंदु X प्राप्त करना है और Y और X प्लस A
बराबर वाई एक्स प्लस एक्स जेड बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो ये छोटा सा विश्लेषण, आपको विश्लेषण लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है, आपको सिर्फ रचना करनी है। और बिंदु x का यह लंब समद्विभाजक पर स्थित है और बिंदु x यह किरण वाई ए तथा रेख ए जेड के लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु है। इसका लंब समद्विभाजक, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु यानी ए वाई का और इसके लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें x प्राप्त होता है। सिर्फ आपको समझने के लिए है और ये रचना आपको करनी है। तो हमें शुरू कच्ची आकृति जब हम बना लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। सबसे पहले हमें वाई जेड लेना है और कितना लेना है हमें, वाई जेड हमें लेना है x सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले वाई जेड लेते हैं 6 सेंटीमीटर। शून्य से शुरू करेंगे, थोड़े नीचे से ही हम जगह रखते हैं क्योंकि हमें x हम लेने हैं 6 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया है और y पे ये हुआ y और z 6 सेंटीमीटर। y पर हमें 50 अंश का कोण बनाना है, तो y पर हमने रख दिया। देखिए ये चांदे का बिल्कुल बिंदु y पर, और अब हमें 50, क्योंकि z इस तरफ है तो हम गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, 10 20 30 40 50 और इस किरण को लंबी लाइन खींचेंगे क्योंकि हमें इसी पर 9 सेंटीमीटर भी नापना है। तो हम यहाँ से ये लंबी किरण खींचेंगे इस तरह से और इसी पर हमें कितना 9, दोनों का योगफल x y प्लस एक्स जेड दोनों का योगफल 9 सेंटीमीटर है। हम क्योंकि ये एक ही रेखा है यहाँ से ही हम नाप लेंगे, यहाँ से बिंदु y से हम नापेंगे और 9 के पास 8 9 यहाँ आकर ये हुआ हमारा 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर को नाम हम दे देंगे A और A और Z को मिला देंगे, A और Z को मिलाएंगे और ये मिलाने के बाद AZ का लंब समद्विभाजक, AZ को लंब समद्विभाजक करेंगे। तो हम लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, जो भी रेखा पर हम लंब समद्विभाजक खींचना होता है अंदाज से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर हम दोनों तरफ चाप लगाते हैं, क्योंकि हमें एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु की ज़रूरत होती है। तो दोनों तरफ चाप लगाएंगे तब हमें 2 बिंदु मिलेगा। तो एक चाप हमने यहाँ लगा दिया और एक चाप इस तरफ, और वहीं पर A को केंद्र मानकर हम एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ, इस दोनों चाप काटने से हमें 2 बिंदु प्राप्त होते हैं और फिर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये बिंदु मिल गया हमें और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। अब ये मिलाने के बाद ये लंब समद्विभाजक YA को बिंदु यहाँ प्रतिच्छेदित करता है और इसी बिंदु को हम x मानेंगे, यही है x, और x को z से मिला देंगे, x को z के साथ मिलाएंगे, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनेगा, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनेगा। अब इस विश्लेषण होता है कि ये सर्वांग सम इसके होता है और ये रेखा सर्वांग सम इसके होती है। तो ये हमारा x न हुआ और अभिष्ट त्रिभुज XYZ। ठीक है बच्चों, तो अब सेकंड सवाल, ये हमारी रचना हुई, आपको रचना करना है, विश्लेषण नहीं लिखना है, सोपान नहीं लिखना है, लेकिन समझना जरूर है। कच्ची आकृति बना लीजिए और समझ लीजिए और रचना कर लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल में हमें 4.2 का 9th का 4.2 सवाल दिया गया है और हमें रचना करनी है।
त्रिभुज का आधार तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया है। आधार का एक कोण दिया गया है, पी क्यू आर की रचना और क्यू आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। मेजर एंगल पी क्यू आर बराबर 60 है और पी क्यू आर माइनस पी आर 2.5 सेंटीमीटर है। अंतर दिया है। बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण करने, कच्ची आकृति बनाएंगे। कच्ची आकृति में हमें क्या दिया है, क्यू आर दिया हुआ है। क्यू आर दिया है 6.5 सेंटीमीटर और पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर हमें दिया है 60 अंश और पी क्यू माइनस पी आर यानी कि जो पी क्यू भुजा है और पी आर भुजा, इन दोनों का अंतर दिया है 2.5। अब यहाँ सिर्फ विशेष बात हमें ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सी बड़ी भुजा बड़ी है। तो जो पी क्यू है वो बड़ा है पी आर से। थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। ये त्रिभुज आधार दिया है और कोण बनाने वाली भुजा, ये कोण बनाने वाली भुजा, यह भुजा बड़ी है या छोटी, इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है कि पी क्यू का अंतर, पी क्यू का और पी आर का अंतर 2.5 दिया है और पी क्यू यानी कोण के साथ संलग्न भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, इसे हम ध्यान से देखेंगे। तो कोण की संलग्न भुजा बड़ी है, इसलिए अगर मैं इस भुजा को यहां पर लाती हूं तो क्या होगा, जो बड़ी भुजा है तो अंतर कोण के ऊपर दिखाई दे रहा है, कोण के ऊपर, ये हमारा अंतर है। हमने इस भुजा को, कोण की सम्मुख भुजा को जब मैंने संलग्न भुजा के साथ कंपेयर किया, तुलना की, तो ये छोटा है, सम्मुख भुजा छोटी है, संलग्न भुजा बड़ी है। और इनका डिफरेंस देखा तो यहाँ दिख रहा है हमें डिफरेंस, देखिए ये इतना डिफरेंस है। तो अब हमें क्या करना है, इस आकृति खाली आपको समझाने के लिए कि ये जो ऊपर डिफरेंस ऊपर आ रहा है, तो हम जो अंतर होगा उस अंतर को ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, डिफरेंस। अब ये हमारा डिफरेंस है, डी क्यू हमारा अंतर है, कितना दिया है 2.5 दिया है। तो ये कोई बिंदु हम डी लेंगे अंतर और फिर इसे आर से मिला के, फिर जो हम मिलाते हैं अपने एक मान्य बिंदु को और उसी का समद्विभाजन खींचते हैं, फिर इस तरह से हमें ये दो रेखाएं, ये दो सर्वांग सम और ये रेखाखंड सर्वांग सम हमें मिलते हैं। तो हमने विश्लेषण लिख दिया है, पी क्यू माइनस पी आर 2.5 है, यानी कि पी क्यू माइनस पी डी का अंतर 2.5 है, पी क्यू माइनस पी डी इनका अंतर, क्योंकि ये दोनों जो भुजाएं होती हैं सर्वांग सम होती हैं। बिंदु P यह रेख डी आर के लंब समद्विभाजक पर है, अर्थात बिंदु P यह किरण क्यू आर तथा रेख डी आर के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु है। हम जब ये इसका समद्विभाजन यहाँ खींच रहे हैं ये, और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु हमें P यहाँ मिलता है और इसको हम R से मिला देंगे। तो विश्लेषण पे बहुत ज़्यादा कोशिश करना समझने की, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको इसकी रचना करनी है। तो रचना हम करेंगे पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्यू आर खींचेंगे। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 6.5, तो हम 6.5 खींचते हैं पहले, 6.5। इसके बाद और इसका नाम दे देंगे क्यू आर, क्यू आर 6.5। ये सारी जानकारी हमने कच्ची आकृति में रख दी है। अब हम क्यू पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। क्यू के बिंदु पर देखिए ध्यान से, हमने रख दिया और ये चांदे की लाइन जो 0 अंश दिखाती है बिल्कुल लाइन पर ओवरलैप है, और हम यहाँ से शुरू करेंगे 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इस लंबी सी किरण हम इसको खींच देंगे क्योंकि आगे हमें इसी पर चाप लगाना होता है। तो यहाँ से ये किरण खींच देंगे, हमने खींच दिया, और हमें अंतर कितना है
2.5 दिया है। तो यहीं से अंतर, जैसे मैंने उसमें मॉडल में पाइप्स द्वारा बता दिया कि अंतर जो होता है जब ये वाली रेखा यहाँ पर लाते हैं तो अंतर हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो कितना अंतर है? 2.5। तो यही रेखा पर Q से D की हम 2.5 को ले लेंगे और इसका नाम हमने यहाँ दिया था D। अब जब D हमें मिल गया, ये 2.5 है, D को हम मिला देंगे R के साथ। R के साथ हम मिला देंगे इसे और R के साथ हमने मिला दिया। अब इस DR का लमसम द्विभाजन करेंगे, DR का। तो हम DR, जैसे हमें दो बिंदु प्राप्त करनी होती है तो आधे से ज़्यादा दूरी हम एक बार इस तरफ लेंगे और एक बार इस तरफ। इसके बाद फिर D को केंद्र मानकर एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। ये नहीं कट रहा है, थोड़ा सा चाप छोटा लग रहा है, तो आप फिर से इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, वरना हमें मिल गया था। हमें बिंदु मिल गए हैं प्रतिच्छेदन, और इस प्रतिच्छेदन बिंदु का हम लंबी सी रेखा खींचेंगे और जब तक न मिले, हमें थोड़ा इसमें हमें ध्यान देना है कि कहाँ मिलता है। मैं ये दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला रही हूँ और देखती हूँ कि कहाँ दोनों रेखाएं मिलती हैं। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु लंबा है, मुझे अभी भी यह मिला नहीं दोनों, तो इसका मतलब क्या? DQ को मुझे और लंबा खींचना है। DQ को और लंबा खींचती हूँ, देखती हूँ दोनों कहाँ मिलते हैं। तो ये त्रिभुज थोड़ा लंबा है, तो आप एकदम पेज की शुरुआत से एकदम नीचे की तरफ से शुरू करिएगा और देखिए मेरा त्रिभुज कहाँ मिल रहा है मुझे। यहाँ जाकर, ये दोनों लाइन आपको यहाँ जाकर मिली। अब ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित होती हैं वही आपका होगा P। तो आपको यह त्रिभुज बनाने के लिए देखिए इतनी लंबी बनी है ये दोनों। अब जहां पर ये प्रतिच्छेदित होती हैं वहां से आपको R के साथ मिलाना है और फिर वो आपका त्रिभुज PQR बनेगा। अब मुझे P से, जहां दोनों प्रतिच्छेदित होती हैं, वहां से मुझे ये R के पास लाना है। ये PQR आपका अभीष्ट त्रिभुज बनेगा। तो ये एक साथ दिखाना आपके लिए, इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ। आप जब शुरू करिएगा बनाने के लिए तो पेज के बिल्कुल बॉटम से शुरू करिएगा। 3 या 4 लाइन छोड़कर इस त्रिभुज की शुरुआत करेंगे तो पूरे पेज पर आपको ये त्रिभुज मिलेगा। तो देख रहे हैं, ये हुआ आपका अभीष्ट त्रिभुज PQR। और ये सवाल था 4.2 का दूसरा सवाल। चलो, यह अंतर था। अंतर में क्या था? हमें जो PQ है, PQ वो बड़ा है PR से, यानी कि संलग्न भुजा बड़ी है सम्मुख भुजा से। ये चीज है। तीसरा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा त्रिभुज है, इसको हम समझते हैं पहले। त्रिभुज ABC की रचना, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल ABC 100 अंश है, तथा AC माइनस AB बराबर 2.5। इसमें भी अंतर 2.5 दिया है। लेकिन अब हमें क्या समझना है कि कौन सी, अब ध्यान ये देना है, AC माइनस, AC इस कोण की सम्मुख भुजा है और AB इसकी संलग्न भुजा है। अब बच्चों यहाँ पर AC माइनस है, यानी कि AC बड़ा है। कौन बड़ा है? AC बड़ा है, यानी सम्मुख भुजा बड़ी है और संलग्न भुजा छोटी है। तो आपको समझाऊं इस पे, तो ये कोण है हमारा,
ये संलग्न कोण बनाने वाली संलग्न भुजा और ये है उसकी सम्मुख भुजा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कोण बनाने वाली संलग्न भुजा है और जो सम्मुख भुजा है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसके साथ, यहाँ तुरंत ऐसे ऐसे मैं इस भुजा को टर्न करके इसके साथ ऐसे कंपेयर करती हूँ, तो देखो ये होता है, ये दोनों को अगर हम मापूं तो जो सम्मुख भुजा की लंबाई नीचे जा रही है क्योंकि बड़ी है। पहले वाले सवाल में ऊपर जा रही थी क्योंकि तब वह छोटी थी। अब यहाँ ये बड़ी है, इसके साथ मिला रही हूं तो ये नीचे जा रही है। तो जब सम्मुख भुजा बड़ी होगी तो चाप हम नीचे की तरफ लगाते हैं। यही बात समझाने की, तो आप पहले सवाल को भी मैंने समझाया, अब इस पे आपको यही ध्यान देना है। सम्मुख भुजा बड़ी है तो नीचे लगेगा चाप, और अगर सम्मुख भुजा छोटी होगी तो चाप, सम्मुख भुजा जब छोटी होगी तो चाप हम लोग, ये देखिए ये हमने कहा था जब सम्मुख भुजा छोटी होगी, दोनों को ध्यान से, सम्मुख भुजा छोटी है तो चाप ऊपर, कोण के ऊपर वाली ऊपर तरफ लगता है, और सम्मुख भुजा बड़ी है तो चाप नीचे लाइन में लगाते हैं, नीचे। तो यही चीज कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से आप समझोगे, ये दोनों को एकदम अच्छे से ध्यान देना। सम्मुख भुजा बड़ी है तो नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, और सम्मुख भुजा अगर छोटी है सम्मुख भुजा है ये और ये छोटी है, तो हम कोण के ऊपर अंतर का चाप लगाएंगे। यहाँ 2.5 मैंने चाप ऊपर लगाया था इसके पहले वाले सवाल में। अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बड़ी है तो मुझे नीचे चाप लगाना होगा। तो अब के सवाल में मुझे नीचे चाप लगाना है। यही चीज आपको समझ गई तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो हम इसकी भी रचना कर लेते हैं। कच्ची आकृति समझ लेते हैं। कच्ची आकृति में BC 6 सेंटीमीटर दिया है और दोनों भुजाओं का अंतर हमें 2.5 दिया है, क्योंकि हमने समझा है कि सम्मुख भुजा बड़ी है इसलिए हम नीचे की तरफ चाप लगाएंगे और मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो रेखा मिलती है उसी का समद्विभाजन हम करते हैं। तो हम जल्दी से अब इसकी रचना कर लेते हैं। कितना दिया है BC 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। थोड़ी सी जगह रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ हमें चाप लगानी है। ये हुआ 6 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख देंगे B और C 6 सेंटीमीटर। और इस पर कोण बन रहा है 100 का 100। तो हम 100 का कोण बनाएंगे। अब हमने यहाँ को बिंदु B पर रख दिया और ये चाप की लाइन को बिल्कुल ओवरलैप करके शून्य के साथ लाइन से मिला दिया और 100 अंश का हम कोण बनाएंगे। 0, 10, 20, C इस तरफ है, नापना हमारा यहीं से शुरू होगा। तो ये हुआ 80, 90, 100, ये हुआ 100 और हम अब 100 को मिला देंगे और नीचे तक हम लाइन खींचेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमें अब की बार नीचे की ओर चाप लगाना है। अंतर का चाप लगाना यानी कि मेजरमेंट करना है। तो ये किरण यहाँ पे गई और यहाँ B से 2.5 का अंतर लेकर हमें कोई पॉइंट D लेनी है। तो हम नीचे से ले रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया, क्योंकि सम्मुख भुजा अभी बड़ी है तो अंतर उसका नीचे जाएगा 2.5। ये हुआ और इसका नाम हम देंगे D। और ये D और C को हम मिलाएंगे और फिर उसका समद्विभाजन खींचेंगे। तो हम D और C को मिला देते हैं। D और C और इसी D और C का समद्विभाजन करेंगे। ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगे, अब समद्विभाजन कर रहे हैं आधे से ज़्यादा दूरी हम दोनों तरफ, एक बार C को और एक बार D को केंद्र मानकर, हम अगर नहीं कटेगा तो हम फिर से देखिए, थोड़ा सा हो रहा है, आप त्रिज्या बदलिएगा नहीं। ये अब
हमें क्या करना है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें दो मिले हैं उन्हें हमें मिलाना है और देखते हैं कि ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। हमारी अंतर वाली लाइन और ये प्रतिच्छेदन, हाँ अब इसको हम खींच देते हैं और देखो ये लाइन हमें यहाँ पर मिलती हुई मिल रही है। ये थोड़ा सा, इसलिए रेखा थोड़ा सा लंबा ही खींचिए आप लोग। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब यहाँ से हम C को मिला देंगे तो हमारा ABC यह अभिष्ट त्रिभुज बनेगा। ये हुआ हमारा अभिष्ट त्रिभुज और इसका नाम हम रख देंगे A। और ये B जो हम 100 अंश का कोण बनाए थे, ये BC और सम्मुख भुजा देखिए आपको प्रति स्पष्ट दिखाई दे रही कि AC बड़ा है, AB छोटा है, इसलिए इसका जो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसका समद्विभाजन करते हैं तो AD और ये C सर्वांग सम होता है और ये दोनों सर्वांग सम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा 4.2 का तीसरा सवाल, इसकी रचना। तो दोनों का डिफरेंस मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वही होता है एक थोड़ा सा हमें जो कंफ्यूजन जैसा कई बच्चों को होता है। एक लास्ट सवाल है हमारा। अब जो हमें परिमिति दी होती है और परिमिति देने के बाद हमें उसकी रचना करनी होती है। त्रिभुज LMN की रचना, और जिसमें यम 60 अंश दिया है, यन 80 अंश दिया है कोणीयन, और तीनों भुजाओं का योगफल हमें दिया है 11 सेंटीमीटर, यानी LM प्लस MN, LMN की रचना कोणीयम 60 है, कोणीयन 80 है, तीनों भुजाओं का योगफल, कभी तीनों भुजाओं का योगफल दिया होगा, कभी परिमिति कहेंगे, क्योंकि परिमिति का मतलब ही होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल। तो इसकी रचना करते समय हम सबसे पहले एक पूरी परिमिति खींच लेंगे और इसके बाद B और C पर जितना कोण दिया है, कोण यम और कोण यन के आधा का कोण एक B और C ले लेंगे। इसमें बच्चों हमें इसमें भी वही है कि दो भुजा समान यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज और बहिष्कोण का अगर हम प्रमेय देखें तो ये दोनों कोणों का योगफल उसके समदूरस्थ बहिष्कोण के योगफल के बराबर होता है ना। बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण हुआ, इसका योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक वहीं पर यहाँ पर कि ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, तो ये कोण जो दोनों कोणों का योगफल इसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर दो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी होती है और उसी के गुणधर्म से फिर हमें क्या मिल जाता है, समद्विभाजन करने के बाद हमें यम और यन बिंदु प्राप्त करनी होती है। तो चलो इसकी भी रचना करते हैं। हमने सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर रख दी है। तो अभी हमें LMN की रचना करनी है, लेकिन B और C एक ऐसा बिंदु लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि यम और यन हमें पता नहीं है और पूरी परिमिति यानी तीनों भुजाओं का योगफल 11 दिया है, तो हम 11 सेंटीमीटर लेंगे। 11 सेंटीमीटर लेते हैं और ये 11 सेंटीमीटर खींच देंगे। इसका नाम हम रखेंगे B और C, और आकृति के अनुसार जैसा हमने देखा उस आकृति में हम क्या करेंगे, B पर 30 अंश का, क्योंकि 60 यम 60 दिया हुआ है और आधा लेते हैं, 30 अंश का हम कोण बनाएंगे, क्योंकि हमारी दूसरा किरण इस तरफ है तो यहीं से गिनती करेंगे। ये हुआ 30 अंश और पहले इसे मिला देंगे हम। और C पर हमें बनाना है 40 अंश, तो हम C पर रख देंगे बिल्कुल बिंदु और लाइन। बिल्कुल आप नापने की अच्छे से
अब की बार हमारा किरण इस तरफ है तो हमारी गिनती यहाँ से शुरू करेंगे और कितना बनाना है 40। ये हुआ 40 और इसे भी हम मिला देंगे। जो हम कोण बना रहे हैं, कोण बनाने के बाद जो भुजा हमें मिल रही है, इन्हीं का समद्विभाजन करना है। इन्हीं का समद्विभाजन करने के बाद हमें भुजा प्राप्त होगी। तो पहले मैं इस और इसका और ये जो मिलता है यही है हमारा यल। यल बिंदु हमें मिल गया, लेकिन अब हमें प्राप्त करना है यम और यन। तो मैं यल और सी ये पहले इसका समद्विभाजन करती हूँ। आधे से ज़्यादा दूरी लेके हम चाप लगाएंगे और यल को केंद्र मानकर और इस रेखा को भी हम खींचेंगे। दोनों को मिलाने वाली ये दो प्रतिच्छेदन रेखा BC को कहीं ना कहीं काटेंगी। अब देखते कहाँ काटती है। ये मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी इस BC को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है और ये बिंदु मिलता है हमें यन। हमें बिंदु मिलेगा यन। ये बिंदु हमें यन मिल गया। अब यम की खोज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यल को केंद्र मानकर एक बार आधे से ज्यादा दूरी, एक बार इस तरफ चाप, एक बार इस तरफ चाप। आपको चाप स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैं अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों काटे और अब ये दोनों को मिलाएंगे हम। अब ये जो बिंदु है, ये रेखा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी इस BC को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है। देखिए यहाँ पर है ना, ये होगा हमारा यम बिंदु। जब यम बिंदु हमें मिल गया तो हमारी त्रिभुज की रचना हो गई समझो। तो हमें यल से यम को मिलाना है, यल से यम को मिलाना है और यल से यन को मिलाएंगे तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा अभिष्ट त्रिभुज। यल से यन को मिला दीजिए, ये हो गया। अब इसमें ये रेखा सर्वांग सम इसके हो जाती है और ये रेखा सर्वांग सम इसके हो जाती है। समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और अगर ये कहें तो ये तीनों भुजा, ये भुजा इसके सर्वांग सम हो जाती है और ये भुजा सर्वांग सम इसके। तो मैंने कच्ची आकृति में दिखा दी, आपको इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कच्ची आकृति में अच्छी तरह से समझा दीजिए तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज यल यम यन यहाँ बन जाता है। तो इस तरह से विश्लेषण आपको खाली आकृति में समझा दोगे, बस इतना ही जरूरी है। सोपान लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको यह रचना बनानी होती है। तीनों टाइप का हमने ये समझा दिया है। अच्छी तरह से बाकी की सवालों को भी आप तैयारी करना और इम्पोर्टेंट के हिसाब से 10th वाले भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ये 9th वालों के लिए तो उपयोगी है ही, जो उनको पूछा जाएगा। तो आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी करते रहिए, खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।